हेलो एवरीवन। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 का जो पेपर है वो पोस्टपोन हो चुका है, पता है आप लोगों को। ऑलमोस्ट डेट्स भी कंफर्म्ड है। लगभग आपको एग्जिस्टिंग डेट से 1 महीने का वक्त मिला है, 30 दिन का एक्स्ट्रा वक्त मिल गया है। अब बहुत ज्यादा दिनों के लिए तो पोस्टपोन नहीं हुआ है, लेकिन ये कुछ दिन उन लोगों के लिए लिटरली वरदान का काम करेंगे जो लोग अपने प्रिपरेशन के आखिरी फेज में थे। आखिरी फेज में कहने का मतलब कि जो पढ़ाई करनी है वो लोग तो वो सब तो आपने कर लिया, सारा सिलेबस अच्छे से कवर किया, प्रैक्टिस अच्छे से किया, रिवाइज किया, मॉक्स दिया, सब आपने किया। लेकिन होता क्या है ना कि एग्जाम में अगर कुछ दिन बचा होता है तो वैसे टाइम पे हमें एक काम करना होता है कि जो भी नॉलेज हमारे पास में है, जितनी भी तैयारी हमने खुद की वो हम लोग एग्जामिनेशन में अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए, उस पोजीशन में खुद को लाना होता है। अब उस पोजीशन में आप खुद को ला पाते हो कि नहीं वो डिपेंड करता है कि आखिरी के टाइम में आपने क्या पढ़ाई की। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि आखिरी का समय 1-2 महीना अगर बचा तो बस जीके का बुक उठाएंगे और जीके ही पढ़ते रहेंगे, बस स्टैटिस्टिक्स, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी यही पढ़ 2 महीना उनका यही जाएगा, या करंट अफेयर्स, यही तो चीज पढ़ेंगे आखिरी 2 महीने। एकदम गलत स्ट्रेटजी होता है। आप अगर आप ये कर रहे हो ना, मतलब कि कोई आइडिया ही नहीं है आपको कि सिलेक्शन कैसे लेना है, कंपटीशन क्या है, कैसे कंपटीशन बीट करना है, उससे आप कोसों दूर है। तो यही बात कुछ मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि आखिरी के 30 दिन में आपको क्या ऐसा करना है कि गिवन जो भी नॉलेज आपके पास में है, आप उसको बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं पाएंगे, लेकिन जो भी नॉलेज है उसको बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट कैसे करेंगे ताकि मैक्सिमम मार्क्स आप लेके आ सके। यही इसी चीज के बारे में इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं। सबसे पहला काम जो आपको करना है, या सच कहूं तो नहीं करना है, वो है सोशल मीडिया। इससे दोस्तों अभी आखिर के 30 दिन स्पेशली एकदम दूर रहिए आप, क्योंकि सोशल मीडिया पे स्पेशली अभी ना बहुत कुछ चल रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद मैं खुद को बस अपडेट करने के लिए कुछ यूट्यूब वीडियोस देख रहा हूं, कुछ टीचर्स के, या कुछ खुद को एंटरटेन करने के लिए देख रहा हूं, बट सबकॉन्शियसली वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। आपका जो एनर्जी जाना चाहिए, जो चीज आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करने में, रिवाइज करने में, सबकॉन्शियसली उसको अपने कॉन्शियस में लाने में, उस टाइम को आप यूज कर रहे हो सोशल मीडिया के वीडियोस देखने में, और ये आपको कतई आपके सिलेक्शन से दूर ही ले जाने वाला है। लिख के ले लीजिए। और अभी जो माहौल बना हुआ है बहुत अजीबोगरीब माहौल है, बहुत थोड़ा अभी क्या है ना कि बहुत लोग मजे लेने के लिए भी आप लोग वीडियोस देख रहे होंगे, अलग अलग एजुकेटर्स के, एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं एजुकेटर्स, उनका अपना बायस है उसके पीछे, लेकिन उसके पीछे अपना आप समय खर्च कर रहे हैं, उसमें सिर्फ आपका नुकसान है, उनका फायदा है। ठीक है, तो इस बात को रियलाइज कीजिए। अभी के लिए एग्जाम हो जाने दीजिए, फिर आप देखिएगा यूट्यूब आराम से। अभी के लिए इससे थोड़ा सा प्लीज दूर हो जाइए। फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट फिलहाल के लिए डीएक्टिवेट कर दीजिए 1 महीने के लिए, एंड कंप्लीट फोकस आपका पेपर पे ही होना चाहिए। पहला काम तो ये। दूसरा काम दोस्तों कि अभी क्या, जैसे मैंने बताया कि जीके आप लोगों का पढ़ने में बहुत ज्यादा फोकस हो जाता है, स्पेशली जब एग्जाम का आखिरी समय आता है तो। ठीक है, मतलब करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, दिन भर दिन रात लोग यही पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज मत कीजिएगा। अभी आपका पर्पस है कि आपका मैक्सिमम स्कोर कैसे है, और जीके दोस्तों आपको पता होना चाहिए सबसे लीस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप कितना भी पढ़ लें, एक लिमिट से ज्यादा आप स्कोर नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, हाँ, अगर आपका हमेशा से जीके बहुत अच्छा रहा है, बहुत ज्यादा हमेशा से आप पढ़ते हैं हमेशा से, तो आप इसे बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन इस 30 दिन, अगर आप 30 के 300 दिन भी पढ़ते रह जाएंगे ना जीके, तभी आपका बहुत अच्छा स्कोर या बहुत ज्यादा इंप्रूव आप नहीं कर पाएंगे। रादर इसके जगह पे आपको क्या करना है कि जीके में जो आप टाइम दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत पढ़िए करंट अफेयर्स, स्ट्रेटजी, रिवाइज तो करना ही है ना, लेकिन 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा ज्यादा आपको जीके नहीं पढ़ना है। बाकी का सब्जेक्ट आपको इसमें जो पूरा टाइम आप इसको दे रहे हैं वो आप 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कीजिए, मैथ्स में, रीजनिंग में एंड इंग्लिश में। इस तीनों में डिवाइड कीजिए। आपको सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, यार ये तो हमने पढ़ा है, हम क्यों इसमें टाइम देंगे, जीके में तो बहुत कुछ है जो हमें नहीं आता है, उसमें टाइम देंगे। दोस्तों मैं एक सेलेक्टेड एस्पायरेंट हूं, मैं अपने तीसरे अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुआ हूं। ठीक है, ये जो गलतियां आप कर रहे हैं ना, वो सब गलती करके मैं बैठा हुआ हूं। ठीक है, हम खुद के बारे में क्या एनालाइज करते हैं, और एग्जाम में जाते हैं, जब हम लोग पेपर में जाके बैठते हैं, वहां हमारी क्या दुर्दशा होती है मुझे बहुत अच्छे से पता है, और उसी के बेसिस पे मैं आपको ये बात बता रहा हूं। अच्छा, मेरा क्या स्वार्थ है? मेरा कोई स्वार्थ है जो मैं आपको ये 30 सब्जेक्ट्स को भी पढ़ने बोल रहा हूं? मेरा कोई अपना स्वार्थ होगा? मेरा क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। लेकिन ये एक्चुअल में होता है। अगर आप ये ज्यादा पढ़ेंगे ना दोस्तों, और ये सब नेग्लिजिबल पढ़ेंगे, तो आपका ओवरऑल मार्क्स जो है दोस्तों वो कम हो जाएगा, ओवरऑल मार्क्स कम हो जाएगा बढ़ने के बजाय। ठीक है, इसलिए जीके से थोड़ी सी दूरी, सेंसिबल तरीके से इसको 1-1.5 घंटे से ज्यादा इसको नहीं पढ़ना है। कि मैंने आपको हमेशा से कहा है
कि एक स्टडी नोट्स बनाने वाइल योर प्रिपरेशन, थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। अभी जो लोग 2026 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं सीजीएल के लिए, उनको आज से ही मैं कहता हूं कि एक नोट बनाइए सब्जेक्ट वाइज, एक मैथ्स की, एक इंग्लिश की, एक रीजनिंग की। अब नोट्स का मतलब क्या समझते हैं? नोट्स का मतलब लोग समझते हैं कि एक हम लोग कॉपी लेते हैं, उसमें जो थियरी हमें पढ़ाई जा रही है उसको हम लोग अच्छे से नोट करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। स्टडी नोट्स कहने का मेरा मतलब यह है दोस्तों कि आप जहां से भी जो भी सब्जेक्ट पढ़ें, कोई भी ऐसा सवाल, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल लगे या आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्जाम में आ सकता है, काफी अच्छा सवाल लग रहा है, अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है, उसको आप उस कॉपी में नोट करेंगे सब्जेक्ट वाइज। ठीक है? और एग्जाम से ऐसे ही 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले वो बेस्ट मटेरियल होता है पढ़ने के लिए। उस चीज के अलावा और कुछ भी आप पढ़ेंगे आपके लिए वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। ठीक है? लेकिन अगर उस चीज को आप मेंटेन करते हैं एग्जाम तक, तो इस वक्त आपके लिए सबसे रेलेवेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल वही है पढ़ने के लिए, वही आपको पढ़ना है। लेकिन जिन लोगों ने नोट्स मेंटेन नहीं किया है, मेरा कहना नहीं माना है, उनको भी थोड़ा सा तो परेशान होना पड़ेगा। अभी क्या पढ़ें इस सवाल के पीछे, तो होइए परेशान, थोड़ा सा तो आप डिजर्व करते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, प्रैक्टिस। ये इस वक्त बहुत क्रूशियल है। ठीक है? ऐसे तो हम लोग सालों भर चिल्लाते रहते हैं कि प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन अभी भी प्रैक्टिस करना है आपको, लेकिन कहां से करना है वो सोर्स थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे कि अभी तक आप प्रैक्टिस कहां से करते थे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक से। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई बुक लाते हैं, किसी भी पब्लिकेशन का, किरण का हो या पिनेकल का हो या जो भी हो, बुक ले आए, उससे करने किए प्रैक्टिस। लेकिन अब जो आपको प्रैक्टिस करना है दोस्तों, वो आपको प्रीवियस ईयर के बुक से नहीं करना है। ठीक है? अब आपको करना है मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट से ही आपको प्रैक्टिस करना है। स्पेशली अभी क्या है ना कि अलग अलग वेबसाइट्स जो हैं, अभी जो वेंडर चेंज हुआ है, जो भी सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ है, उसके बाद तुरंत ही कई सारे वेबसाइट्स ने नए पैटर्न के अकॉर्डिंग मॉक्स लॉन्च कर दिए। ठीक है? उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। और मैं मॉक से प्रैक्टिस इसलिए करने बोल रहा हूं कि इसमें आपका एक साथ सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स का प्रैक्टिस होता है एक साथ। आपको बंच में प्रैक्टिस करना है। मोनोटोन तरीके से आपको प्रैक्टिस नहीं करना है कि एक चैप्टर अपने खोला 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं। मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करना है। इसका दो कारण मैंने बताया। पहला कारण कि अलग अलग मॉक टेस्ट के जो वेबसाइट्स हैं, उन्होंने लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग नए मॉक्स अपने वेबसाइट में डाल दिए हैं। मैक्सिमम लोगों ने काम कर लिया है। और दूसरा कि प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से ही मॉक टेस्ट इसलिए बेहतर है इस पॉइंट पे, क्योंकि आप सेम एक ही टाइम पे, बहुत कम टाइम पीरियड में सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स आपके कवर होते हैं। इसलिए इस वक्त में प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट इज द बेस्ट रिसोर्स। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, एंड दैट इज टाइम मैनेजमेंट। इसमें क्या है ना दोस्तों, इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं हमारे। इसमें एक है हमारा मैथ्स, दूसरा है हमारा रीजनिंग। जीके और इंग्लिश में हमें टाइम मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। माफ कीजिएगा, वाइफ का फोन आ गया था। तो मैथ्स और रीजनिंग, इसी में हमें टाइम मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। इंग्लिश में और जीके में हमें टाइम मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं होता है। अब इसके रिगार्डिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं। टाइम मैनेजमेंट अगर आप सही से करना चाहते हैं ना, तो आज इसी वक्त या मैक्सिमम 1 से 2 दिन के अंदर अपना एक स्पीड फिक्स कर लीजिए। ऐसा स्पीड फिक्स कर लीजिए, कुछ भी, मतलब एक ऐसा है ना कि मैं मेरा डिफॉल्ट स्पीड है, लेकिन इससे मैं थोड़ा सा ज्यादा स्पीड से मैं पेपर में अटेम्प्ट करने वाला हूं। एक स्पीड अपने दिमाग में रख लीजिए और उसी स्पीड में आपको अगले 20-25 दिन तक मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं और उसी स्पीड में आपको पेपर भी अटेम्प्ट करना है। हम लोग बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं ना दोस्तों, कि हम लोग घर पे बैठ के जो प्रैक्टिस करते हैं वो अलग स्पीड से करते हैं, घर में जो मॉक देते हैं वो अलग स्पीड से देते हैं, और जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं ना, तो हमारा पेपर को अटेम्प्ट करने का स्पीड अलग होता है और वहीं हम लोग मात खाते हैं। वहां क्या होता है पता है कि हमारा स्पीड, मान लीजिए एक एवरेज मॉडरेट सेट ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, तो मान लीजिए मैथ्स में हमारा स्पीड है 5 क्वेश्चन पर 3 मिनट्स। ये मान लीजिए आपका डिफॉल्ट स्पीड है अगर क्वेश्चंस मॉडरेट है। तो आप हॉल में जाओगे प्रेशर के मारे, डर के मारे कि मुझे जल्दी जल्दी पेपर अटेम्प्ट करना है, आप कोशिश करोगे कि मैं 7 क्वेश्चन पर 3 मिनट मेरी स्पीड हो, ज्यादा रफ्तार में मैं करूंगा। शायद इस रफ्तार को आप अचीव कर लो, मे बी इसका थोड़ा सा ही चांस है कि शायद इस रफ्तार को आप अचीव कर पाओ, लेकिन इस बात का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपका सिली मिस्टेक्स ये बहुत ज्यादा हाई चला जाएगा, जो एक्यूरेसी वो आपकी लो हो जाएगी। इस बात का चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा।
तो आपको डिसाइड करना है कि मैं जो बात बोल रहा हूं कि अपना एक स्पीड फिक्स कर लीजिए और उसी स्पीड से अब आपको मॉक्स और पेपर अटेम्प्ट करना है, या फिर आप अपने ही धुन में चलेंगे अभी और पेपर में जाके आप वहां एफर्ट करेंगे इतनी रफ्तार को बढ़ाने का। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट कहूं तो सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये हमारे हाथ में नहीं होता है। पॉइंट क्या है वो आप खुद से देख लीजिए। इसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा दिन भर परेशान रहते हैं इस चीज के बारे में सोचते सोचते, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि इसके बारे में आप सोचना ही छोड़ दीजिए, ठीक है। यह है दोस्तों कंपटीशन एंड लक। मतलब ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी जिंदगी का ये सबसे बड़ा दर्द है कि कंपटीशन हर दिन बढ़ रहा है और लक फैक्टर है वो हमेशा आपको ऐसा लगता है कि नीचे ही रहता है इसका ग्राफ, ठीक है। तो कंपटीशन दोस्तों इस बार भी है, लेकिन इस बार अच्छी बात क्या है ना कि अभी जो स्कैम्स वगैरह हुए हैं, ठीक है, तो इसके वजह से बहुत लोग डिस्करेज हो चुके हैं। बहुत लोगों ने, जो लोग ईगर थे पेपर देने के लिए, उनका मोटिवेशन डाउन है। तो कंपटीशन लेवल के मामले में आपको शायद थोड़ा सा रियायत मिल सकता है, या तो सेम रहेगा थोड़ा नीचे रहेगा। इस बार हाई नहीं जाने वाला है कंपटीशन विल बी एट पार, क्योंकि इस बार पहली बार पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। तो जो लोग नए बच्चे आए हैं, ठीक है, उनको एक बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से कुछ भी फीडेड नहीं है, उन्होंने बिल्कुल फ्रेश अपनी तैयारी की है। और जो लोग 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, जिन्होंने टीसीएस का पैटर्न से उन्होंने तैयारी की है, उनके लिए थोड़ा सा सेटबैक है कि जो नया वेंडर है वो अलग तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है साइकोलॉजिकली। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे आ गए, ज्यादा प्रैक्टिस करी नहीं है, नए क्वेश्चन को देखने की आदत उनकी अब बची नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, तो आपको नया क्वेश्चन बचा ही नहीं। तो पुराने बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, जिसकी वजह से कंपटीशन इस बार जो है, मुझे ऐसा लगता है हल्का सा ऑन द लोअर साइड है। ये मेरा मानना है। ये मैंने आपको एक पॉजिटिव फीलिंग दे दी ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाए लॉजिक के साथ। अब दोस्तों है लक के बारे में। इस वेंडर के साथ तो आप कुछ नहीं कह सकते हैं, पता नहीं सेंटर पे क्या हो जाए, सर्वर इशू आ जाए, कुछ हो जाए ऊपर नीचे। लेकिन सारे टीचर्स इस बार बहुत अलर्ट हैं। कुछ भी आपको दिक्कत होती है आप टीचर्स को मैसेज कीजिए, बिल्कुल मतलब बल्क में, एंड वो लोग एक्शन लेंगे, ठीक है। जैसा कि सिलेक्शन पोस्ट वाला जो पेपर हुआ, 55,000 बच्चे वहां पे थे जिनका फिर से पेपर होने वाला है, जिनके साथ कुछ इश्यूज हुए एग्जाम्स में, ठीक है। तो कुछ भी गलती अगर आपके साथ इशू होता है तो उसको आवाज जरूर उठाइएगा। ऐसा नहीं खुद में रह के उसको अपने अंदर ही दबा दिया, नहीं, खुल के एक्सप्रेस कीजिएगा, तभी आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी, टीचर्स तक पहुंचेगी, और हम लोग आपके लिए आवाज उठा पाएंगे, ठीक है। तो लक का थोड़ा मसला है, प्लस सेंटर्स अगर आपका बहुत दूर है ना, सिस्टम आपको बहुत प्रीमियम नहीं मिलता है, सेंटर आपका अच्छा नहीं होता है, तो थोड़ा सा आपको उस फ्रंट में तो आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन अभी जो एडिक्विटी का जो ट्रोलिंग हुआ है, सरकार का जो ट्रोलिंग हुआ है, ठीक है, तो इस टाइप के जो छोटे मोटी निटिग्रिटीज होते हैं ना, उसको हटाने के लिए सरकार, एडिक्विटी, एसएससी पूरा एफर्ट करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि सिलेक्शन पोस्ट में गड़बड़ी हुई हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन सीजीएल में अगर गड़बड़ी होगी तो वो बर्दाश्त करने के काबिल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इस लक के फैक्टर में भी जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में जो लक वाला इश्यू बहुत बुरा था बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एसएससी सीजीएल में ऑन द बेटर साइड ही होगा। इसमें भी आपको कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा। मतलब जो आपने सीन्स देखे हैं यूट्यूब पे, वो हालत आपकी नहीं होगी, ये सोच के आप निश्चिंत हो सकते हैं। तो दैट वाज माय सजेशन कि इस आखिरी के 30 दिन में आपको क्या करना है। मैं आपको कोई बुक नहीं बता रहा हूं, मैं सब्जेक्ट वाइज आपको स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूं, वो सब आपका अपना होता है, ठीक है। अगर मैं कोई भी बात आपको बोलूंगा, आप उससे कनेक्ट ना कर पाओ सब्जेक्ट वाइज, अगर मैं आपको बता रहा हूं तो आपके लिए उल्टा पड़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप पढ़ाई करते हैं, करते हुए आ रहे हैं, जो आपका पढ़ने का तरीका है उसी को फॉलो कीजिए। स्ट्रैटेजी सबकी अपनी होती है दोस्तों। हाँ, ऑब्जेक्टिव होता है हमारा फिक्स कि हमें ये पूरा एरिया कवर करना है या पढ़ना है, जो भी है। अब कैसे पढ़ना है, किसी का मन करेगा वो यहां से शुरू करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। एक क्या किया, एक ऐसे ऐसे गया, ठीक है, एक गया ऐसे 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 ऐसे। तो सबका ऑब्जेक्टिव सेम है, लेकिन स्ट्रैटेजी सबका अलग अलग है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो मैंने आपको क्लियर किया, और थोड़ा सा मैंने आपको रास्ता बताया कि क्या क्या रास्ते आपके पास हैं,
ठीक है, क्या क्या चीज, क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या चीज आपको करना है फॉर श्योर। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और भी बहुत कुछ मैं बता सकता था, ज्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ, ज्यादा लेंदी मैं नहीं रखूंगा वीडियो को, कंसाइज रख रहा हूं, और उसी तरीके से आपको पढ़ाई भी करनी है इस अंतिम के दिनों में। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए